तो जैसा कि आपको पता होगा कि इससे पहले जो कल वाला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने स्थितिज ऊर्जा तक संधारित्र की ऊर्जा जितनी संचित होती वो वहाँ तक डेरिवेशन हम लोगों ने कर लिया था। फॉर्मूला भी याद होगा कि U बराबर क्या आया था, हाफ CV²। तो जो आज की क्लास होगी वो एक मज़ेदार क्लास होगी और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का समायोजन, कि संधारित्रों को हम कितनी तरह से समायोजित कर सकते हैं। तो इसके जो समायोजन के तरीके हैं वो टोटल 2 तरीके, एक समांतर क्रम संयोजन, एक श्रेणी क्रम संयोजन। तो 2 तरह से हम इसको करने वाले हैं। तो पहला मैं इसमें लिख देता हूं, जो पहला आएगा वो आएगा श्रेणी क्रम संयोजन। नंबर 1 में श्रेणी क्रम संयोजन होगा। तो इसको अब हम पढ़ने वाले हैं। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन 2 होते हैं, तो उनमें से पहले एक को हम पढ़ेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन पहला टॉपिक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो संधारित्रों का संयोजन पढ़ना है तो पहले तो आपको ये जानना चाहिए संधारित्र का संकेत क्या होता है, कैसे बनाते हैं। तो अगर आप ऐसा करें कि मैंने समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ाया था, क्योंकि आपके सिलेबस में समांतर क्रम संयोजित समांतर क्रम वो समांतर प्लेट संधारित्र और एक और पढ़ाया था मैंने गोली संधारित्र, लेकिन जो आपके चैप्टर में है वो पूरी तरह से समांतर प्लेट संधारित्र है। तो ये बताओ, उसमें 2 प्लेटें मैंने बनाई थी, एक पॉजिटिव और निगेटिव कर दी थी। तो वैसे ही अगर एक ये लाइन है और एक ये लाइन है और इनके बीच ये ऐसे प्लेटें रख दी जाए बराबर क्षेत्रफल की, तो ये जो सिंबल बन के तैयार होता है इसको कहते हैं संधारित्र। ये है संधारित्र का संकेत। संधारित्र का संकेत ये होता है। क्या आप इस बात को याद रख पाएंगे? तो जो संधारित्र का संकेत है वो इसी तरह का है कि आपको क्या करना है, इधर से वायर और ये दोनों ऊपर नीचे से बराबर लाइनें होनी चाहिए। अगर आपने ऐसे बना दिया तो आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि ये सेल का संकेत है, ये सेल का संकेत है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जब दोनों लाइनें बराबर हो तो संधारित्र, एक लाइन बड़ी एक लाइन छोटी तो फिर सेल। तो अब ये समझ जाओ कि हमें संधारित्रों का समायोजन बनाना है तो हम इनके लिए पढ़ेंगे, इसके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से। हम मान लेते हैं अपने पास ये 3 संधारित्र हैं। ये ऐसे जोड़े गए और यहाँ पर बैटरी बना देता हूँ मैं। यह बैटरी, ये 3 संधारित्र जुड़े। श्रेणी क्रम का मतलब ये होता है एक ही लाइन में जुड़े होना। देखो एक बात समझना, जैसे एक ये लाइन है, इस लाइन में मैंने एक चीज़ ये देखी, फिर इसी लाइन में एक और जोड़ दो, फिर इसी लाइन में एक और जोड़ दो। तो ऐसा करो कि जब एक ही रास्ते में जितने जुड़े हों तो वो सब कहलाते हैं श्रेणी क्रम में। किसमें? श्रेणी क्रम में। इसका मतलब ये हुआ, ये इसी लाइन पर है, देखो इसी लाइन पर, तो ये किस लाइन में होते हैं? श्रेणी क्रम में। ठीक है, अगर कभी रास्ते अलग अलग हो जाए, जैसे मान लो ऐसे है और ऐसे होकर ऐसे आ जाए, तो ये आसान तरीके मैं समझा रहा हूँ कि चलना एक ही लाइन से, मान लो इस लाइन से चले, इस पॉइंट में आने के बाद
आप अगर इधर जाना चाहेंगे तो ये रास्ता ढूंढेंगे, इधर आना चाहेंगे तो ये रास्ता ढूंढेंगे। तो जब रास्ते अलग अलग हो जाएं तो वो समांतर क्रम में होते हैं। याद रखेंगे, जब एक ही लाइन पे, एक ही रास्ते पे जितने संधारित्र लगे हो वो सब श्रेणी में माने जाएंगे, और जब अलग अलग रास्ते में हो तो समांतर क्रम में माने जाएंगे। तो ये सब एक ही लाइन में दिख रहे हैं, इस वजह से किस में होंगे? श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब आगे समझते हैं। मान लो कि इसकी जो धारिता है वो है C1, और इसकी धारिता C2 और इसकी C3, और ये मान के चलो कि इस पूरे बैटरी का टोटल विभवांतर कितना है? V। ठीक है, इस पूरे परिपथ का विभवांतर कितना है? V। अब यहाँ पर समझिए ज़रा, अगर ये टोटल V है तो इसका, इसके सिरों का विभवांतर कितना होगा? V1। वैसे इसके सिरों का हो जाएगा V2 और इसके सिरों का हो जाएगा V3। देखिए, श्रेणी क्रम में विभवांतर का मान अलग अलग होता है। वजह ये होती है कि अगर ध्यान से देखा जाए तो ये इस पॉइंट यहाँ से देखो, अगर ये मान लो इस जगह से तार होता है कि ये वायर यहाँ, एक वायर यहाँ, एक संधारित्र यहाँ, एक संधारित्र ऐसे, तो जो C1 है इन दो बिंदुओं के बीच जोड़ा है। देखो, जो ये संधारित्र है ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच जोड़ा है, लेकिन C2 क्या है? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच जोड़ा है इधर, और ये वाला देखो इस पॉइंट और इधर के पॉइंट से जोड़ा है। मतलब ये हुआ कि विभवांतर क्या होता है? दो सेम बिंदु होंगे तो विभवांतर का मान सेम होगा, लेकिन अलग अलग बिंदुओं पर विभवांतर का मान क्या हो जाता है? अलग अलग। तो ये अलग अलग बिंदुओं से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर विभवांतर अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पर V1, V2, V3। लेकिन एक बात समझिए, श्रेणी क्रम में धारा का मान सेम होता है, मतलब कह सकते हो आवेश का मान सेम होता है। कैसे? देखिए, अगर एक लाइन ये है, इससे जितना आवेश Q प्रवाहित होगा वही इस लाइन पे, अगर एक ही लाइन तो ये पूरे पे सेम चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। तो अगर यहाँ से कोई आवेश प्रवाहित होगा तो ये इसी लाइन पे तो चलता चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा। तो आवेश का मान क्या हो जाएगा? बोलो, सेम हो जाएगा। मतलब हर किसी के पास जो आवेश है वो हो जाएगा Q। इसके पास भी Q आवेश मान लो, इसके पास भी Q आवेश। टोटल आवेश तीनों के पास कितना कितना है? Q Q, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश का मान सेम होता है। अब समझिए, यहाँ से हम लोग ये लिखते हैं कि देखो, यहाँ पर संधारित्र की धारिता के लिए मैं कुछ सिखा दूं कि क्यों ऐसा निकालेंगे, क्या निकालने वाले हैं। समझिए, अगर श्रेणी क्रम की बात करते हैं या समांतर क्रम की, तो सबसे पहले निकालना क्या चाहते हैं बताइए? समायोजन में हम निकालेंगे धारिता, क्योंकि संधारित्रों की हमें क्या चाहिए होती है? धारिता। और धारिता का सूत्र क्या होता है? C बराबर Q अपॉन V। अब यहाँ से आप ये समझेंगे कि C निकालने के लिए आपको Q और V की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर Q भी दिख रहा है और V भी दिख रहा है, बशर्ते आपको ये याद रखना है कि जैसे पहले संधारित्र की बात होगी तो यहाँ 1 आएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अगर 2 की बात होगी यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा। बस एक बात समझो, इसको देखते हुए आपको ये बताना है कि C बराबर C निकालना में और Q और V दो चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये देखना है आपको इस परिपथ में कि Q और V में क्या चीज़ अलग अलग है। तो आप बोलेंगे देखो, सभी में Q का मान सेम है क्योंकि श्रेणी क्रम है, तो अलग अलग क्या हो जाएगा? V। देखो, V1, V2, V3। तो इस फॉर्मूले में लिख के समझ लेना है आपको कि जो चीज़ अलग अलग है तो जो भी फॉर्मूला हल करोगे वो उसी के लिए हल करोगे। मतलब हम यहाँ पर निकालेंगे किसके लिए? V के लिए। तो बताओ, V बराबर अगर लिखेंगे तो ये V इधर आएगा तो C इधर आ जाएगा, तो Q ऊपर रहेगा और ये C इधर आएगा और V इधर, तो V इधर आ गया, C इधर आ जाएगा। इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। याद रखिए कि जब भी आपको फॉर्मूला लगाना हो तो उसमें देखकर पहचान कर लें कि किसकी ज़रूरत है। पर इन परिपथियों में हल करते समय आपको ये बात याद रखना है कि जिसका मान अलग अलग है परिपथ में उसी को हल करना है। जैसे C निकालना है तो C को छोड़ दो, बचा क्या? Q और V। तो Q और V में ये चेक करना है किसका मान अलग अलग है परिपथ में, तो विभवांतर के मान अलग अलग है, तो आपको विभवांतर का फॉर्मूला लगाना है। अगर कभी मान लो आवेश अलग अलग हुआ तो फिर आवेश का फॉर्मूला लगाओगे। तो यहाँ पर आप समझिए ज़रा, यहाँ पर क्या लिखेंगे? माना तीन संधारित्र
C1 कॉमा C2 कॉमा C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिनमें प्रत्येक का आवेश Q तथा इनके सिरों के बीच का विभवांतर, इनके सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1 कॉमा V2 कॉमा V3 है। तब ये इतना लिख दिया। देखो ये जो परिपथ है उसमें क्या क्या है वही चीज़ लिखी गई है। इसमें बताओ ये तीन संधारित्र हैं C1 C2 C3 किस क्रम में लगे हैं? श्रेणी क्रम में। वही लिखा गया है, माना तीन संधारित्र C1 C2 C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिनमें प्रत्येक का आवेश Q है। देखो हर किसी का आवेश कितना है Q, तो जिनमें प्रत्येक का आवेश Q है और इनके सिरों के बीच विभवांतर V1 V2 V3 तो तथा इनके सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 है। लिख लिया गया। अब इसी को समझना है आपको। समझे? अब यहां से हम क्या लिखेंगे? तब C बराबर Q अपॉन V से इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो बताओ V बराबर कितना बन जाएगा? V बराबर Q अपॉन C। देखो V इधर आएगा तो C नीचे आ जाएगा, ये V ऊपर जाएगा C नीचे आ जाएगा, बन जाएगा। इस फॉर्मूले का यूज करते चलना है। तो अब ये बताइए पहले संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा? यहां पर मैं लिखता हूं पहले संधारित्र के लिए ठीक है, समझिए। पहले संधारित्र के लिए अच्छा ये चीज समझ आ गई होगी। इसको मिटा दें, ये सीधे हम लिख दे रहे हैं। तो यहां से इसको मिटा देते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं से पहले संधारित्र के लिए बताइए जब पहले संधारित्र की बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो V बराबर यही फॉर्मूला यूज करना है। तो V की जगह में पहले संधारित्र का कितना है? बोलो V1, ये C1 तो ये V1, तो इस V की जगह में आ जाएगा V1। Q की जगह में बोलो पहले संधारित्र का आवेश Q ही है बटे C, पहले संधारित्र का धारिता कितनी है? C1, तो V1 बराबर Q अपॉन C1। इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार अगर इसी प्रकार देखें तो V2 जो बन के आएगा, अगर पहले संधारित्र के लिए ये समझ गए तो इसी तरह जब दूसरे के लिए निकालोगे तो V1 की जगह में V2, Q की जगह में Q, C1 की जगह में C2, तो V2 बराबर Q अपॉन C2 और V3 बराबर Q अपॉन C3। इतना समझ जाएंगे। जो V2 होगा Q अपॉन C2 के बराबर होगा और जो V3 है Q अपॉन C3 के बराबर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे? अतः परिणामी विभवांतर या कुल विभवांतर लिख सकते हो, कुल विभवांतर
v बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा, v1 प्लस v2 प्लस v3, तीनों को जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ये एक अदिश राशि है और सीधे बीजगणितीय नियम से जुड़ते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी अब वो वैल्यू रखते जाओ। v की वैल्यू देखो इधर से, v बराबर परिणामी, तो टोटल परिणामी विभवांतर वो कितना है v, तो ये जो v लिखा है देखो v बराबर है कितना, q अपॉन सी, q अपॉन सी। v1 की वैल्यू बोलो कितनी, q अपॉन c1, v2 की वैल्यू q अपॉन c2, ये है v2 q अपॉन c2, प्लस ये v3 है, v3 की वैल्यू q अपॉन c3, तो q अपॉन c3। अब इसके बाद एक दो लाइनें और डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। समझे ज़रा, देखो हर जगह क्यू क्यू तीनों में इनमें नज़र आ रहा है, इधर भी है, तो इधर मैं लिख रहा हूँ q अपॉन सी। बराबर इन तीनों में क्यू नज़र आ रहा है तो क्यू कर ले रहे हैं कॉमन, तो क्या बचेगा 1 अपॉन c1, क्यू बाहर तो 1 अपॉन c1, प्लस इससे जब क्यू बाहर करेंगे तो 1 अपॉन c2, फिर जब इससे क्यू बाहर करेंगे तो 1 अपॉन c3। अब देखिए इस क्यू से इस क्यू को काट सकते हैं हम लोग एक बार में, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन सी इक्वल 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3, ये बन के तैयार हो गया। ये है रिजल्ट आपका। ध्यान रखिए ये बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना था। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और ये याद रखना है, जो सी है परिपथ का परिणामी क्या है, धारिता, जो परिपथ में जितने संधारित्र लगे उनकी परिणामी धारिता या तुल्य धारिता है। लिख सकते हो इस बात को, चाहो तो मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ अगर आ जाए तो। तथा तुल्य धारिता सी है तब ये लो, ये मैंने लिख दिया। याद रखिए मैंने क्या लिख दिया, माना तीन संधारित्र C1 C2 C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिनमें प्रत्येक का आवेश Q है तथा इनके सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 तथा तुल्य धारिता इन C1 C2 C3 की जो तुल्य धारिता ओवरऑल वो कितनी है C। तो बस ये फॉर्मूला होगा V बराबर Q अपॉन सी, V बराबर Q अपॉन सी। पहले संधारित्र के लिए V1 Q अपॉन C1, इसी प्रकार दूसरे के लिए हो जाएगा, तीसरे के लिए ये हो जाएगा। कुल विभवांतर निकालोगे तो ये सबको जोड़ दिया जाता है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। यहाँ हल कर दोगे तो ये बन के आ जाएगा आंसर। ठीक है, ध्यान रखिए। 1 मिनट में मैं पूरा फिर से बताता हूँ, सुनिए ज़रा। श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों को ऐसे जोड़ते हैं, ये लग गए, ये श्रेणी क्रम में। इनमें आवेश का मान सेम होगा क्योंकि रास्ते सेम है, विभवांतर का मान अलग अलग होगा क्योंकि ये अलग अलग बिंदुओं से जुड़े होते हैं। करना क्या है आपको, ये लिख देना है कि तीन संधारित्र C1 C2 C3 श्रेणी क्रम में जुड़े जिनमें प्रत्येक का आवेश Q, इनके सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 है, इनका तुल्य धारिता C है। तब क्या लिखोगे, V बराबर Q अपॉन C से इस फॉर्मूले का तो यो प्रयोग करना है। ये C बराबर Q अपॉन V से बना है तो V बराबर Q अपॉन C होता है। तो यहाँ पहले संधारित्र के लिए क्या लिखोगे, V1, V की जगह V1, Q सेम है देखो Q Q Q, तो यहाँ पर Q रहेगा, C1 आ जाएगा। इसी प्रकार V2 निकालोगे Q अपॉन C2 और V3 निकालोगे Q अपॉन C3। जब कुल विभवांतर निकालोगे वो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 आएगा और सबको जोड़ दो तो V की जगह में कितना है बोलो Q अपॉन C, तो V की जगह में Q अपॉन C। V1 की वैल्यू कितनी है Q अपॉन C1, Q अपॉन C1 प्लस V2 का मान कितना है ये Q अपॉन C2 प्लस ये वाला V3 की वैल्यू Q अपॉन C3। इन ये Q अपॉन C पहले Q Q Q तीनों में है तो कॉमन कर लो तो इससे बचेगा 1 अपॉन C1 प्लस इससे बाहर तो 1 अपॉन C2 प्लस इससे बाहर तो 1 अपॉन C3। जब इतना कर लोगे तो Q से ये Q खत्म, तो 1/C बराबर 1/C1 1/C2 1/C3, ये बन के तैयार हो जाएगा और यही आपका रिजल्ट है। अब इससे जो चीज़ें निकलने वाली हैं, कुछ ओवरऑल रिजल्ट निकला है उसके बारे में आप जानिए। इसको मैं छोटा करके हटा देता हूँ यहाँ से।
सुनिए ज़रा, ये फॉर्मूला निकला, तो अगर आप ये लिखना चाहो कुछ नोट पॉइंट करके तो वो आप समझिए। ये आपको बताओ, ये जो तुल्य धारिता है, ये सी क्या है? तुल्य धारिता। देखो, तथा तुल्य धारिता सी है, तो हम क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम में लगे संधारित्रों की तुल्य धारिता सी का व्युत्क्रम, 1/c का मतलब व्युत्क्रम, उन संधारित्रों के अलग अलग व्युत्क्रमों के, मतलब 1/c1, 1/c2, 1/c3 अलग अलग हो गए, व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है। ये बात मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको आप लिखिएगा ज़रूर। श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम परिपथ में लगे संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। अब इसमें आपको क्या याद कर लेना, वो याद रखना है, ये बात याद रखना है। व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है कब? श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता, बस ये बात, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता उनके व्युत्क्रमों के योग के बराबर होती है। ये शॉर्ट में आपको याद रखना है। तो आई होप कि ये पूरा डेरिवेशन आज आपको समझ आ गया होगा। तो फिर दूसरा बताया जाए।